स्टार्ट करते हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 5th से कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड। हम अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर में मिल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन एफर्ट लगा के बनाने पड़ते हैं। अब उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको लिस्ट बनानी है ऐसी चीज़ों की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो और उनको नेचुरल और मैन मेड के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर दो। ठीक है, उसके बाद है डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल। क्या इस लिस्ट में आपने एयर, वाटर, सॉइल या मिनरल में से कोई चीज़ डाली है? क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचर से हमें मिलती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, हमें नेचर से मिलती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। नाउ कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कि जो एयर, वाटर और सॉइल होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो सकती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। मतलब आपने वाटर के बारे में क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो क्या पानी जो है एक लिमिटलेस रिसोर्स है? मतलब ऐसा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। यानी कि हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नेचर में, मतलब जितने भी तरह के रिसोर्सेज नेचर में प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरीके से बांट सकते हैं। अब वो हम तरीके देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स से मतलब क्या है? ये जो रिसोर्स होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली अगर ह्यूमन इसको यूज़ करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इनका ख़त्म होना बहुत ही मुश्किल है। सो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। पहली चीज़ तो ये हो गई कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। दूसरी चीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सनलाइट एंड एयर। जैसे कि सनलाइट, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत सारे लोगों ने एक साथ पूरे मतलब वर्ल्ड के सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सनलाइट ख़त्म हो गई, ऐसा तो नहीं है, वो कल भी आएगी। सेम विद द एयर, देखो ख़त्म नहीं हो सकती बट ऑलवेज इट कैन बी पोल्यूटेड, उनको ख़त्म किया जा सकता है। नाउ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, अब ये वो रिसोर्स है, नाम से पता चल रहा है, जो ख़त्म हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इन रिसोर्सेज की जो अमाउंट है, जितना ये प्रेजेंट है, वो लिमिटेड अमाउंट में है। इनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल है रिसोर्सेज के वो हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मतलब कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं? जो एग्जाम्पल इन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ, मिनरल। ये ऐसे हैं कि ह्यूमन यूज़ से ख़त्म हो सकते हैं एंड लिमिटेड अमाउंट में ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसको एक बार को आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जो भी ऊपर की एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। हमने अलग अलग क्या बनाए, ग्रुप बनाए। एक कंटेनर लेने हैं, उनको अलग अलग चीज़ों से फिल कर देना है, जैसे कि पॉपकॉर्न हो गया, मूंगफली हो गया, टॉफ़ीज़ हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स को 7 मतलब डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। बच्चों को 7-7 के ग्रुप में डिवाइड कर दो। उसके बाद उस ग्रुप को भी 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दो, जैसे कि 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 7 होंगे तो 4, 5, 6, 7। अब हर उसको लेबल करना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। नाउ दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। आपको क्या करना है, अब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो एक में आपने क्या करा, एक में एक जने को लिया, फिर एक को 2 जने को, फिर मतलब बाकी बचे हुए को। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो पहली जनरेशन है उसमें कम लोग हैं और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 3 जनरेशन में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। अब आपको क्या करना है, पहली जनरेशन वालों को बोलना है कि आप कुछ खा लो इसमें से, कंज्यूम ईटेबल, जो भी इस कंटेनर में ईटेबल है वो खाओ। फिर आप बोलोगे सेकेंड जनरेशन वालों को कि आप कुछ खाओ इसमें से जो ये कंटेनर है, फिर आप थर्ड जनरेशन को बोलोगे। और ये प्रोसेस में आपको ये नोट करना है कि थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचा भी है अभी तक या नहीं। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas।
क्या रखना है ध्यान कि जो ईटेबल्स हैं पूरे कंटेनर में वो दिखा रहे हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को, मतलब कि जो भी चीज़ें उन कंटेनर में हैं वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। हर ग्रुप में क्या है, डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न है, हर ग्रुप का अपना पैटर्न है, हर कोई अपने तरीके से खाएगा। जो अर्लियर जनरेशन है क्या वो ग्रीडी हैं, हो सकता है कि वो सारे के सारे ख़त्म कर दें। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन भी हो सकती है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर सब पहले वाली जनरेशन सब खा लेगी, सारे ईटेबल्स खा गए, तो जो लास्ट जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन है, उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो ये सारी चीज़ों से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड हैं, ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये किससे मिलते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट हो गया या एनिमल जब मर जाता है तो उसका क्या बन जाता है, फॉसिल बन जाता है, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं उनसे ये चीज़ें बनती हैं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो आज हम जो कोल देख रहे हैं या कुछ भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स देख रहे हैं वो बहुत साल पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो मर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोल। आपने कोल को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। ये स्टोन की तरह हार्ड होता है और कलर में ब्लैक होता है, ठीक है, हार्ड एज स्टोन एंड कलर इसका ब्लैक होता है। कोल इज़ वन ऑफ द, जो कोल होता है वो एक ऐसा फ्यूल है जो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। पहले ये रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था, ठीक है, इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो और इंजन रन कर सके। उसके अलावा ये जो है थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है, जहाँ पे गर्मी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कोल कई सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। ना हम कोल के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरी क्या है, कोल के पीछे क्या चीज़ है। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. तो कुछ 300 मिलियन साल पहले, आई एम नॉट सेइंग 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, बहुत ही लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़, मतलब हल्के हल्के जो गीले एरियाज़ होते थे जहाँ पे थोड़ा पानी भरा होता था, वहाँ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोसेस हुए जैसे कि फ्लड, बाढ़ आई, फॉरेस्ट क्या हुए, दब के रह गए सॉइल के अंडर, मतलब वो फॉरेस्ट सॉइल के अंदर पूरी तरह से दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, जैसे जैसे सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट होती गई वो जो फॉरेस्ट दबे थे वो कंप्रेस होते गए। और दूसरी चीज़ टेम्परेचर भी बढ़ता रहा जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जाते रहे। मतलब ये जो आप देख रहे हो फॉरेस्ट वगैरह, ये उस टाइम पे जो फॉरेस्ट थे बिल्कुल अंदर दब के अंदर चले गए। अब क्या हुआ, इसमें है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। As coal contain many carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. अब क्या हुआ, जैसे 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 कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, ये हम सबको पता है कि कोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होता है। तो स्लो प्रोसेस, ये जो स्लो प्रोसेस था डेड वेजिटेशन का, किस में कन्वर्ट होना, ये डेड वेजिटेशन जो प्लांट मर गए थे और दब गए थे, इनका कोल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो ये चीज़ हमें पता चली कि किस तरह से फॉरेस्ट जो मिट्टी में दब चुके थे उनकी वजह से क्या हुआ, प्रॉपर आपका एक फॉरेस्ट जो था वो कोल में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि कोल के अंदर मोस्टली कार्बन ही होता है। नाउ अब ये किससे बने होते हैं, जो रिमेन होते हैं वेजिटेशन के, जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे डेड ऑर्गेनिजम्स हो, उनकी वजह से बने होते हैं, इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अ कोल माइन इज़ शोन इन फिगर 5.2। यहाँ पे कोल माइन दिखाई गई है, आप देखेंगे तो ये जहाँ से क्या होता है, बहुत सारा कोल एक्सट्रैक्ट होता है। जब हीट किया जाता है एयर के अंदर, कोल जलता है और वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है।
कोल प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में ताकि उसमें से कुछ और यूज़फुल चीज़ें निकल सकें, जैसे कि कोक, ये पीने वाली कोक नहीं है, मटेरियल है जो अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। कोल टार, ये रोड वगैरह के लिए यूज़ होता है। और कोल गैस, तो जब इसको इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं, इसके साथ वर्क करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल निकलती हैं। एक एक को यहाँ पे समझाया गया है, एक बार हम भी इसको समझेंगे कि क्या बोला गया है। नाउ इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, पोरस होता है, मतलब इसके अंदर पोरस इन द सेंस उसके आसपास थोड़ी चीज़ें जा सकें, पोर्स टाइप होते हैं, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ये जो क्या होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है कार्बन की एकदम प्योर फॉर्म जिसे बोलते हैं, वो ये कोक होता है। और ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और कई सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, मेटल को निकालने में ये यूज़ होता है। ठीक है। नाउ कोल टार, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल टार क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है, काले कलर का थिक सा लिक्विड होता है, जिसकी स्मेल बड़ी ही अजीब सी गंदी सी होती है। इसमें क्या होते हैं, कुछ 200 सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, जो भी चीज़ें कोल टार से मिलती हैं वो किस में यूज़ होती हैं, वो मटेरियल, जो भी चीज़ें मिलती हैं वो एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है, मतलब शुरुआती मटेरियल की तरह यूज़ होता है। जो हम आजकल चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज हो गई, ड्रग हो गए, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इन सब को बनाने के लिए जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होती है, जो चीज़ें एकदम स्टार्ट में यूज़ करते हैं, वो ये क्या होता है, कोल टार से मिलता है। इंटरेस्टिंगली, नैफ्थलीन बॉल्स यूज टू रेपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। यानी कि जो नैफ्थलीन बॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह को भगाने के लिए कई बार कपड़ों के बीच में डाल देते हैं, वो इनफैक्ट वो भी आपकी कोल टार से मिलती हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि अबाउट कोल टार। नाउ इन दिनों क्या हो रहा है, बिटुमिन एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जो यूज़ होता है कोल टार की जगह पे। कहाँ पे, मेटलिंग ऑफ द रोड। आपने देखा होगा रोड के ऊपर, रोड की मेटलिंग, मतलब ऊपर देखना, रोड जब बनती है तो उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लगाते हैं, तो वो जो होता है ना, कोल टार का होता है। बट आजकल वो कह रहे हैं कि अब वो यूज़ नहीं करते, कोल टार यूज़ नहीं करते, वी यूज़ बिटुमिन। ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस कब मिलती है, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, कोल जो भी हमें मिलता है इसकी, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी उस पर काम करते हैं ताकि कोक मिले, उस टाइम पे ये कोल गैस प्रोड्यूस्ड होती है। इट इज़ यूज्ड, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। फ्यूल की तरह यूज़ होती है कई इंडस्ट्रीज़ में, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। और कहाँ पे होती है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उसके पास कई इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कोल गैस जो पहली बार यूज़ हुई थी स्ट्रीट लाइटनिंग में, वो फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन में हुई थी 1810 में, एंड द न्यूयॉर्क अराउंड 1820। ये ईयर दे रखे हैं कब यूज़ हुई थी। अब क्या होता है, अब इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट। अब पहले तो ये लाइट की सोर्स की तरह यूज़ हुई थी, अब ये सोर्स ऑफ हीट की तरह ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम क्या होता है, क्या उसका फंक्शन है, जो भी चीज़ें हैं वो अब हम पढ़ेंगे। Now petroleum, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and car। मतलब जो पेट्रोल होता है वो अलग अलग ऑटोमोबाइल्स में, जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें यूज़ होता है, पेट्रोल की बात हो रही है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। और बहुत ही बड़े जो मोटर व्हीकल होते हैं जैसे कि ट्रक हो गए या ट्रैक्टर हो गए, ये डीजल पे चलते हैं। Now, petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum। पेट्रोल और डीजल दोनों जो एक नेचुरल रिसोर्स हैं, वो मतलब कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। जो वर्ड पेट्रोलियम है वो डिराइव किया गया है वर्ड पेट्रा, दैट इज़ रॉक, एंड ओलियम, ऑयल। क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है ये कहाँ से निकाला जाता है, बिटवीन द रॉक्स, रॉक्स के बीच में से निकाला जाता है जो अर्थ के नीचे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेट्रा एंड ओलियम, दैट इज़ रॉक एंड ऑयल। नाउ अब आपको पता है कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। अगर हम सीखें कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है,
पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते थे, पानी में रहते थे, उनसे पेट्रोलियम बनता है। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म, इनकी डेथ होती गई धीरे धीरे, उसके बाद क्या हुआ, इनकी बॉडी सेटल होने लग गई सी के बॉटम में, नीचे, सी के एकदम नीचे इनकी बॉडी सेटल होने लग गई और धीरे धीरे सैंड की लेयर और क्ले की लेयर से ये कवर होते गए। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि कई साल, मतलब मिलियंस ईयर के बाद और एयर की एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में क्या होने लग गया, ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म होने लग गए। ठीक है, मतलब कि जो एक टाइम पे सिर्फ आपकी क्या थी, हाई, मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ प्लांट्स थे, लिविंग प्लांट्स थे, धीरे धीरे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफ़र होने लग गए, बनने लग गए। लेकिन इसमें बहुत मिलियंस ईयर लगते हैं। अब 5.4 फिगर देखिए, यहाँ पे उसने क्या बताया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कि लेयर जो है उसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल और गैस है पानी के ऊपर। मतलब ये देखो, मैं एक बार आपको इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे आपको ऑयल दिख रहा है, यहाँ आपको गैस दिख रहा है, और ये बोल रहा है कि ये सब कुछ वाटर के ऊपर है। अब ऐसा क्यों है कि ये वाटर के ऊपर है, एक बार इसको देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। क्योंकि जो आपका ऑयल और गैस है वो पानी से हल्का होता है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, इसलिए दे डू नॉट मिक्स विद द वाटर। ऑयल और गैस दोनों किससे हल्की होती हैं? पानी से हल्की होती हैं, तो पानी में मिलती नहीं है। जो वर्ल्ड की पहली ऑयल वेल है वो पेनिसिल्वेनिया में, यूएसए में ड्रिल की गई थी 1859 में। उसके 8 साल बाद 1867 में जो मकूम असम है वहाँ पे तेल मिला था, और ऑयल पाया जाता है असम, गुजरात, मुंबई एंड रिवर वगैरह के आसपास जो बेसिन होते हैं वहाँ पाया जाता है। गोदावरी एंड कृष्णा जो बेसिन है वहाँ के पास। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर हम बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम हमें जो सी एनिमल्स हैं उनसे मिलता है तो उन्हीं के आसपास कहीं मिलेगा। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक बहुत ही डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है, मतलब बहुत ही डार्क और चिपचिपा सा जिसे बोलते हैं। उसकी बहुत ही अनप्लीजेंट ऑडर होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती। और जो पेट्रोलियम होता है ना, ये मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। तो ये एक चीज़ सबसे मिलके बनती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जब हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके सेपरेट करते हैं, इसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। यानी कि जब इनको अलग करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ें मिलके बनी हैं, इनको जब अलग करते हैं तो हम उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। ठीक है, फिगर 5.5 में दिखा रखा है पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पे चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, नाउ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग यूजेस दे रखे हैं। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर होती हैं, प्लस उनके क्या यूजेस हैं आप सामने देख सकते हो। नाउ मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारी चीज़ें काम की पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिलती हैं। इनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। और ये यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, किसके? डिटर्जेंट के, फाइबर के। अच्छा, आपने सिंथेटिक फाइबर करके चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, पहले भी पढ़ा है। तो हमने क्या सीखा था कि ये सारी चीज़ों के लिए जो मेन प्रोडक्ट होता है वो पेट्रोलियम से मिलता है हमें। ठीक है, सिंथेटिक कपड़ों के लिए जो चीज़ें मिलती हैं वो इनसे ही मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती हैं, पेट्रोकेमिकल्स, डिटर्जेंट की, फाइबर की, पॉलीथीन की, या फिर कई मैन मेड प्लास्टिक्स होती है जिसके लिए यूज़ होती है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल गैस से, और वो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज़ होती है, जैसे कि यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं, कमर्शियली बहुत ज़्यादा बिकता है, प्लस अलग अलग फ़ायदे होने की वजह से इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, मतलब काला सोना। ठीक है, नाउ नेचुरल गैस पे आ जाते हैं। नेचुरल गैस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, मतलब इसको पाइप के थ्रू बहुत ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एज
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको पता भी होगा कि जो CNG है उससे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं। उसके बाद लिखा है जो CNG है वो यूज़ होता है फॉर पावर जनरेशन। किसके लिए? पावर जनरेशन के लिए CNG यूज़ होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, अब यूज़ हो रहा है एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। पहले इतना नहीं था, पहले पेट्रोल और डीजल यूज़ होते थे, लेकिन अब CNG को यूज़ करने पे ध्यान दिया जा रहा है। रीज़न इज़ द सेम, बिकॉज इट्स अ क्लीनर फ्यूल, पोल्यूशन कम करता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। CNG का जो एक बेनिफिट है वो क्या है कि डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है घर में और फैक्ट्रीज़ में, और इसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, ऐसी जो पाइपलाइन पूरी जिसके थ्रू CNG भेजी जाती है वो वडोदरा गुजरात में प्रेजेंट है और दिल्ली में भी कई जगह पे प्रेजेंट है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब नेचुरल गैस भी एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह वर्क करती है जिस पे कई चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब अमाउंट में नेचुरल गैस मिलती है। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारी कंट्री में जहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है वो चीज़ें कुछ यहाँ लिख रखी हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये कोल, पेट्रोलियम वगैरह हम लोग डेड ऑर्गेनिज्म से लेबॉरेटरी में बना सकते हैं? नहीं, इनका फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है और जो कंडीशन इनको बनाने के लिए चाहिए वो हम लेबॉरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म दीज रिसोर्सेज इन द लेबॉरेटरी। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, mineral etc. मतलब कुछ ऐसे natural resources हैं जो exhaustible है, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, limited number में present हैं। कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल हैं। ठीक है, बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक्स मिलियन मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलियन ऑफ ईयर में कन्वर्ट होते हैं ताकि ये फ्यूल बने। दूसरी तरफ द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स, मतलब इनका जो रिजर्व है जितना भी ये प्रेजेंट हैं वो कुछ 100 ईयर्स तक ही एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोर ओवर अगर इनको बर्न करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, इनका एक्सेसिव यूज़ करना लिंक किया गया है ग्लोबल वार्मिंग से। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, इसके बारे में अलग से पढ़ लेंगे हम अच्छे से डिटेल में। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनको तब यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो। देखो ये अगर आप बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन एज इन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट पे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है क्योंकि जो रेज़ आती हैं अर्थ के अंदर उसको बाहर नहीं जाने देती, तो अपने आप टेम्परेचर बढ़ता है। अगर इनको कम यूज़ करेंगे तो एक बेटर इन्वायरमेंट बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम रहेगा और हमें ये पता रहेगा कि आगे ये अवेलेबल है, वरना जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इंडिया में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA वो एडवाइस करती है लोगों को कि किस तरह से वो सेव कर सकते हैं पेट्रोल को, किस तरह से वो बेटर तरीके से यूज़ करवा सकते हैं। कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे चलाइए, बहुत धीरे और बहुत फास्ट मत चलाइए। इंजन को स्विच ऑफ कर दो जब भी ट्रैफिक लाइट वगैरह दिख रही है, या फिर अगर आपको कहीं भी पता है कि आपको वेट करना है वहाँ पे। करेक्ट टायर प्रेशर्स लेके चलिए, टायर प्रेशर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। व्हीकल की मेंटेनेंस ज़रूरी है, आपको पता होगा कि कई जो भी आपके व्हीकल होते हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती है ताकि ये पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना करे। तो ये रीज़न उसके पीछे होता है ताकि पोल्यूशन कम क्रिएट हो और बेटर रहे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, जो हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, हमने अलग अलग यूजेस पढ़े। आप ये भी पढ़ लेंगे, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने ये देखा कि कोक जो होता है या फिर जो आपकी नेचुरल गैस होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये था चैप्टर 5 क्लास 8 साइंस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा साइंस के और चैप्टर्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, 8th क्लास का सेक्शन होगा प्लेलिस्ट में या फिर होम पेज पे कहीं भी मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सारे चैप्टर वहीं मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।